गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फोर्स। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होगा आज फोर्स, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। ये नेक्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का जहां पर स्टार्ट करने वाले हैं फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले मैं आपको इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने वाला हूं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक हमें स्टडी करना है बच्चों, वो है फोर्स। फोर्स होती क्या है आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में स्टडी किया हुआ है। तो इस डेफिनेशन को हम थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे, एक्सटेंडेड फॉर्म में इसको समझेंगे, इसका डीप मीनिंग क्या है। यहाँ पे डीप मीनिंग की बात करेंगे, फोर्स क्या चीज है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं फोर्स के टाइप्स के बारे में कि फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली आपके सिलेबस में दो ही टाइप हमें स्टडी करना है, तो उनके बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इस टॉपिक में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अभी तक आपने न्यूटन्स के इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े थे। अब हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन के लिए। जो न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे जो मोशन के लॉज को गवर्न करते हैं, मोशन कैसे हो रहा है उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला लॉ हमें इसमें स्टडी करना है, दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? इसी फर्स्ट लॉ को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसके बाद हम टॉपिक की बात करेंगे इनर्शिया क्या चीज होती है, इनर्शिया के बारे में बात करेंगे और इनर्शिया के 3 टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये तीनों चीजें क्या होती हैं और उनके एग्जांपल क्या होते हैं, ये स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हम न्यूटन्स के सेकंड लॉ के बारे में, दैट न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या है मोशन का, उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसका फॉर्मूला डिड्यूस करेंगे और उसका एक छोटा सा डेरिवेशन भी है, वो भी हम करने वाले हैं। इसके बाद में बात करेंगे न्यूटन्स के थर्ड लॉ के बारे में, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे हम। इसके बाद लास्ट टॉपिक आएगा आपका लीनियर मोमेंटम। द नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक इज लीनियर मोमेंटम। तो बस इतना सही सिलेबस है आपका जहां पे हमें ये टॉपिक्स स्टडी करने हैं। पहला टॉपिक है फोर्स, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन, तो आपको 3 लॉज पढ़ने हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ में हमें स्टडी करना पड़ेगा इनर्शिया, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया में डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा आपको इनर्शिया क्या चीज होती है। उसके बाद बताऊंगा इनर्शिया के टाइप्स क्या होते हैं। 3 टाइप्स होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इसके बारे में भी स्टडी करने वाले हैं हम। इसके बाद लास्ट टॉपिक आपका आ जाएगा लीनियर मोमेंटम। और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आपका आ जाता है फोर्स। फोर्स क्या चीज है? सबसे पहला टॉपिक हमारा सिलेबस का इस चैप्टर का ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, दैट फोर्स इज पुश और पुल, ये आपने स्टडी किया हुआ है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे, थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे डेफिनेशन को और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि फोर्स क्या चीज है। तो बेसिकली फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट। ये एक बाहर से जो अप्लाई करते हैं हम किसी भी चीज पे एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुशिंग, पुलिंग, कंप्रेसिंग एंड स्ट्रेचिंग। दिस इज नोन एज फोर्स व्हिच कैन चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मेरा मतलब कहने का ये था कि जो फोर्स है वो एक एक्सटर्नल एफर्ट है जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं। तो एक्सटर्नल एफर्ट हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे कैसे लगाते हैं, या तो पुश के फॉर्म में लगाते हैं, या पुल के फॉर्म में लगाते हैं, या फिर उसको कंप्रेशन के फॉर्म में लगाते हैं, या फिर उसको स्ट्रेचिंग के फॉर्म में लगाते हैं। तो यहाँ पे जैसे भी हम उस पर एक्सटर्नल एफर्ट लगा रहे हैं जिससे कि उस ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हो जाए। स्टेट से मेरा मतलब है अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा पुश करते ही, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इस रेस्ट में आ जाएगा क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम कंप्रेस कर रहे हैं तो उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, जो उसका कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाएगा।
तो ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स का मतलब क्या हुआ, तो फोर्स is an external effort which is applied on a body in the form of pushing, pulling, compression and stretching which may change the state of the object। तो कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए अपनी और नोट डाउन द फर्स्ट हेडिंग फोर्स, एंड फोर्स की डेफिनेशन नोट डाउन करेंगे सबसे पहले आप, दैट फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट, फोर्स इज एन external effort in the form of pushing, pulling, compression की जगह compressing, stretching, external effort in the form of pushing, pulling, compressing and stretching which change the state of the object। So this is the force। तो ये फोर्स समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट लाइन से आगे लिखेंगे, फोर्स इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट सब हेडिंग विल बी बैलेंस्ड फोर्स। फर्स्ट सब हेडिंग होगी बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या चीज है, तो बैलेंस्ड फोर्स वो फोर्स होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं बट उसका रिजल्टेंट जीरो हो जाता है। सपोज दैट मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, सपोज मैंने एक बॉल लिया, फिर कोई एक स्टोन लिया और मैं उसको इधर से भी पुश कर रहा हूँ और इधर से दूसरा पर्सन उसको पुश कर रहा है, तो क्या ये स्टोन या जो बॉल है वो क्या मूव करेगी? अगर मैंने इधर से फोर्स लगा रहा हूँ बॉल के ऊपर, उधर से दूसरा पर्सन इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, तो क्या ये बॉल मूव करेगी अपनी जगह से? नहीं करेगी। तो इसमें रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो रिजल्टेंट फोर्स जिसका जीरो होता है दैट फोर्स इज नोन एज बैलेंस्ड फोर्स। तो नोट डाउन द हेडिंग बैलेंस्ड फोर्स, आफ्टर दैट नोट डाउन द स्टेटमेंट दैट बैलेंस्ड फोर्स कैन बी डिफाइंड एज, बैलेंस्ड फोर्स कैन बी डिफाइंड एज when the resultant of all forces is zero, when the resultant of all forces is zero, after that mention the example. The first example is pushing a ball। अगर हम किसी बॉल को पुश करते हैं तो क्या बॉल मूव करेगी? तो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या हो गया? जीरो। Pushing a ball. Next, pushing a huge stone with bare hands। अगर आप अपने हाथों से स्टोन को पुश करते हो, बहुत बड़ा स्टोन है उसको पुश करते हो, तो क्या स्टोन मूव होगा? नहीं होगा। Now pushing a huge stone। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग नोट डाउन करेंगे आप। द नेक्स्ट हेडिंग इज unbalanced force। unbalanced force, बैलेंस्ड फोर्स का जस्ट अपोजिट होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स में हमने फोर्स तो लगाया था बट उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स को मैं एक और वे से एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई एक व्हीकल है, वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है और मैं उस पर पीछे से फोर्स अप्लाई करता हूँ, ठीक है। अगर कोई व्हीकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है और उसको मैं पीछे से फोर्स अप्लाई करता हूँ, जिसके बाद फोर्स अप्लाई करने के बाद ना तो उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होती है, ना उसकी स्पीड में कोई चेंज आता है, तो उसको भी हम बैलेंस्ड फोर्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो बैलेंस्ड फोर्स का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उस पर हमने फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आता है या फिर उसका रिजल्ट नहीं निकलता, दैट इज नोन एज बैलेंस्ड फोर्स। हमने फोर्स तो लगाया बट ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आ रहा, दैट इज नोन एज बैलेंस्ड फोर्स। अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है और हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद भी ना वो ऑब्जेक्ट रुक रहा है, ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है
और ना ही उसकी स्पीड में कोई चेंज आ रहा है, तो वो भी हमारा कैसा कहलाएगा, बैलेंस्ड फोर्स। नेक्स्ट आते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स में। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या चीज है, तो बैलेंस्ड फोर्स का जस्ट अपोजिट कि हमने फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो गई, ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, रेस्ट में है, मोशन में आ गया, मोशन में है तो रेस्ट में आ गया। तो नोट डाउन द हेडिंग अनबैलेंस्ड फोर्स, आफ्टर दैट द स्टेटमेंट। अनबैलेंस्ड फोर्स कैन बी डिफाइंड एज when the resultant of all forces is not zero, when the resultant of all forces is not zero. After that mention the example. The example first is pushing a ball, pushing a ball. Second example will be pushing a बाइक, और यू कैन से दैट बाइसिकल, दोनों ही हो सकता है, बाइसिकल या बाइक है उसको आप पुश करते हो तो वो मोशन में आ जाती है, या अगर कोई बाइसिकल मोशन में है और आप उसको फोर्स लगा के अपनी तरफ पुश पुल करो तो व्हाट विल हैपन, वो स्टॉप हो जाएगी। दैट इज आल्सो ए अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन में था, आपने फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट रुक गया, दैट इज आल्सो एन अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी, फोर्स क्या है, बैलेंस फोर्स क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आपकी सबसे पहले हेडिंग आप डालेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स के लॉज आपको यहां से स्टडी करने हैं। इसमें आप पहली हेडिंग बनाएंगे, सब हेडिंग, दैट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स ने एक पहला लॉ दिया था, न्यूटन्स ने ऐसे 3 लॉ दिए थे मोशन के लिए, बट जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसको सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं आज के वीडियो लेक्चर में। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहता है। कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता। समझ में आई बात? फिर से एक बार बोलता हूं मैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहता है, और कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं मैं। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहता है। चलिए, अब इस समय मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज मेरे पास ये एक मार्कर है, और इस मार्कर को मैं अगर टेबल पे रख दूं, टेबल पे मैंने रख दिया, और इस मार्कर को मैं 10 दिन बाद आके देखता हूं और इस मार्कर को कोई टच नहीं करता, कोई भी टच नहीं करता, ये ऐसे ही रखा रहता है एज इट इज। 10 डेज के बाद आके देखता हूँ मुझे उसी जगह पे रखा मिलता है। 15 डेज के बाद आके देखता हूँ मुझे उसी जगह पे रखा मिलता है। 1 साल के बाद आके देखता हूँ फिर भी मुझे उसी जगह रखा मिलता है। क्यों? क्योंकि इस पर किसी ने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, किसी ने इसको टच नहीं किया, किसी ने इसको मूव नहीं किया, किसी ने इस पर फोर्स नहीं लगाया, तो ये जहां रखा है ये वहीं रखा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता। अब दूसरा वाला बात करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता। तो सपोज अगर कोई एक बॉल है, उस बॉल को आप उस पे बॉल को आपने किक किया, ठीक है, बॉल को आपने किक किया तो बॉल कुछ दूर मोशन करती है फिर रुक जाती है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ उस पे एक बैकवर्ड फोर्स एक्ट करती है जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं, जिसको रेजिस्टेंस अप्लाई करती है, जो उसकी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। तो अगर बॉल इस तरफ मोशन कर रही है तो बैकवर्ड फोर्स इस तरफ लगेगा जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं, तो जिसकी वजह से बॉल रुक जाती है। बट अगर इसी बॉल को हम स्पेस में ले जाएं, अर्थ के बाहर ले जाएं और वहां जाके किक कर दें तो वो बॉल उसी वेलोसिटी के साथ मूव करेगी जिस वेलोसिटी से उसने चलना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो वो बॉल लगातार मूव करती रहेगी। कब तक मूव करेगी? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा या उससे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आके नहीं टकरा जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्ट टकराएगा तब तो वो उसको रोक देगा, उस पर फोर्स अप्लाई करेगा, अदरवाइज वो ऐसे ही मूव करती रहेगी। तभी जो हमारे स्पेस में जो प्लैनेट्स हैं
वो सन के चारों तरफ रोटेट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक फिक्स वेलोसिटी है, उन पे कोई फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, कोई रेजिस्टेंस नहीं लग रहा जिसकी वजह से वो रुक जाए। जो मीटियर्स हैं, जो एस्टेरॉइड्स स्पेस में मूव करते रहते हैं, वो भी इसी वजह से मूव करते हैं क्योंकि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड है हर चीज में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता। तो नोट डाउन द फर्स्ट सब हेडिंग, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आफ्टर दैट नोट डाउन द स्टेटमेंट। इट स्टेट्स दैट, आप इसको ऐसे स्टार्ट करेंगे, इट स्टेट्स दैट, इसके बाद आगे लिखेंगे आप, if an object at rest will remain at rest or an object in motion will remain in motion unless and until an external force, an external force acts on it. ओके, उसके बाद आप उसको जो भी आपने लाइन लिखी होगी आफ्टर दैट उसको आप क्लोज कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप इसके बाद एग्जांपल नोट करोगे। द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, द फर्स्ट एग्जांपल इज किकिंग अ फुटबॉल। अगर एक फुटबॉल ग्राउंड पे रखी हुई है तो फुटबॉल रेस्ट में है, हमने उसको किक किया, इसका मतलब हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, और जैसे ही हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया वो क्या करेगी? मोशन करना स्टार्ट कर देगी। इसका मतलब अपनी स्टेट को चेंज कर लेगी, अपने स्टेट को चेंज कर लेगी। अगर फुटबॉल रेस्ट में है, ग्राउंड पे रखी हुई है, आपने किक किया तो उसकी स्टेट चेंज हो गई, वो रेस्ट से मोशन में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इसका नोट डाउन करेंगे आप। दैट स्टॉपिंग ए मूविंग बॉल, अगर कोई बॉल मोशन कर रही है और आपने उसको या तो होल्ड कर लिया या उसको स्टॉप कर दिया, उसका कोई ऑब्स्ट्रक्शन लगा, बॉल रुक जाएगी। तो उसके लिए भी आपने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर कोई बाइसिकल मूव कर रही है या बाइक मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है और आपने उसके हैंडल पे फोर्स लगाया, तो क्या होगा? उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आपने फोर्स लगाया, डायरेक्शन चेंज हो गई, या ऐसे फोर्स लगाया, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज होती है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तो उसके स्टीयरिंग पर या हैंडल पर फोर्स लगाने से उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। थर्ड एग्जांपल इज चेंज इन द डायरेक्शन of bike by applying force on its handle।